बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज मैंने आपसे बात करनी है रोल मॉडल्स की। आप कहेंगे लो जी पता नहीं क्या टॉपिक स्कूल के ज़माने का, जिस तरह स्कूल में नहीं बातें होती थी, हु इज़ योर रोल मॉडल, हु इज़ योर इंस्पिरेशन, हु इज़ योर आइडियल। लेकिन एक्चुअली अगर सोचा जाए तो हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए व्यूअर्स, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे रोल मॉडल्स डिफ़ाइन करते हैं कि आगे जाके हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम किस किस्म के इंसान होंगे, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। बिकॉज़ व्यूअर्स, मैंने लाइफ में एक बात नोटिस की है कि जिन लोगों को हम अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं, जिन लोगों को हम कंसिडर करते हैं ऐसे लोग जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, तो हम फिर ऐसे एफ़र्ट्स करते हैं और फिर ऐसे लोगों की कंपनी सीख करते हैं जो ऐसे होते हैं ताकि हम भी वैसे हो जाएं। आखिर रोल मॉडल क्या होता है? वो एक मॉडल या वो एक चीज़ जिसकी तरह आप बनना चाहें, राइट? सिर्फ ये नहीं कि आप उनको देख रहे हो और कह रहे हैं वाओ, हाँ इम्प्रेसिव पर्सनालिटीज़ ज़रूर होती हैं, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़, लेकिन रोल मॉडल वो इंसान होता है या मतलब वो इंसान होते हैं या वो लोग होते हैं जो आपके लिए एक परफेक्शन का एग्जाम्पल रखते हैं किसी भी एरिया में लाइफ में। अब मेरी लाइफ में बड़े रोल मॉडल्स रहे, जिनमें से एक बहुत मेजर रोल मॉडल मेरे अपने ही घर में मेरी खाला, मेरी मासी, जिसको हम मासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो माँ जैसी होती हैं। तो मेरी खाला रेहाना सहगल, चुनियाला, उनको प्यार से चुन्नी घर में बुलाते हैं। आपको पता ना, मेरी पूरी फैमिली में सब के एक तो असल नाम है और फिर उसके साथ साथ फनकारी नाम है। मैं उसको इसलिए फनकारी नाम कहती हूँ क्योंकि जो पेट नेम्स होते हैं वो होते तो बड़े स्वीट है, लेकिन आपको ज़रा असल नाम से गुमराह कर देते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि असल नाम से बुलाना चाहिए इंसान को, पेट नेम्स से थोड़ा सा कुछ होता है, लेकिन खैर उस पर किसी और दिन बात करें। वापस आ जाते हैं रोल मॉडल्स की तरफ। सो चुनियाला मेरी रोल मॉडल। मज़े की बात यह है कि अब इस एज पे और इस स्टेज पे कभी कभी मैं बातें कर रही होती हूँ तो फैमिली के लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चुन्नी बोल रही है, या तुम तो ऐसे जोक सुनाती हो बिल्कुल जैसे चुन्नी सुनाती है। जिस तरह घर के बड़े मामा भी मुझे कहती है कि कभी कभी बोल रही होती है तो मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं दीदी को देख रही हूँ, क्योंकि चुनियाला उनकी बड़ी बहन है। सो व्यूअर्स, रोल मॉडल की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम अपनी ज़िंदगियों में किन लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं, ये तो लेटर ऑन लाइफ में डिसाइड होता है, लेकिन पैदाइश से जो हमारे रोल मॉडल होते हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और पैदाइश से जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं, क्योंकि जब एक नौज़ायदा बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल कोरा होता है, मासूम, कुछ नहीं उसको पता। उसको तो ये भी नहीं पता कि अगर उसने कुछ खाना है तो उसने कैसे उसको उठा के अपने मुंह में डालना है। ये सारी चीज़ें एक छोटा सा न्यू बॉर्न बच्चा 4-5 साल की उम्र तक चलना, भागना, खाना पीना, बातें करना, ये सब चीज़ें सीख जाता है। कैसे सीखता है? उनसे सीखता है जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। और सबसे ज़्यादा एक बच्चे के इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? माँ और बाप। अब माँ और बाप का औलाद के लिए रोल मॉडल होना कितना ज़रूरी है ये तो अपनी जगह है, लेकिन रोल मॉडल बनना कितना ज़रूरी है। देखिए, माँ बाप रोल मॉडल्स हैं, ये तो एक अंडरस्टूड बात है, लेकिन क्या वो रोल मॉडल्स बनने की कोशिश करते हैं? अब बनने की कैसे कोशिश करें? बच्चे को कह रहे हैं झूठ ना बोलो, तो फिर खुद भी झूठ ना बोले, चाहे वो छोटे छोटे झूठ हों या बड़े बड़े झूठ हों। ये एग्जाम्पल हम अक्सर देते हैं कि लोग गेट पे आ जाते हैं, बेल बजाते हैं और कहते हैं जी अम्मी घर पे हैं, तो बच्चा जो है वो कहता है नहीं जी अम्मी जी घर पे नहीं है, जबकि अम्मी घर पे हैं और अम्मी ने कहा है कि झूठ बोलो, राइट? अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बेटे जाओ और झूठ बोल दो, उन्होंने ये कहा कि बेटे उन्हें कहा अम्मी घर पे नहीं है, लेकिन है तो वो झूठ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाअदब हों तो आपका भी बाअदब होना ज़रूरी है। अब इसका मतलब क्या है? सलाम में पहल करना, खुदा हाफिज़ जाते हुए कहना, गलती हो सॉरी कहना, कोई अच्छी चीज़ हो थैंक यू कहना, अगर कोई मसले में हो तो अपनी हेल्प को ऑफ़र करना, मिस्टेक पे सॉरी कहना, ये सारी चीज़ें तरबियत का हिस्सा बनती हैं। और तरबियत बोल बोल के नहीं दी जाती व्यूअर्स, करके दी जाती है। सो अगर आप सलाम में पहल करेंगे बुलंद, अब जिस तरह छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कल मैं वीडियो कॉल से पे अपनी दोस्त से बात करी थी, निदा, उनकी बल्कि मेरी स्टाइलिस्ट भी हैं, वार्डरोब भी देखती हैं और उसके अलावा मेरी पार्टनर भी है बिज़नेस में। तो निदा से मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो एकदम से नूरबानो फुदकती आई तो उसने कहा
हैप्पी बर्थडे खाला। मैंने कहा मानो कि सॉरी अस्सलाम वालेकुम खाला, हैप्पी बर्थडे। कि भाई सलाम पहले कहना। ये हुआ। कुछ 2-3 मिनट बाद हसन साहब भी अंदर मंडलाते हैं, उसने आते ही कहा हाय खाला। मैं कहा हसन, कहता है ओह सॉरी अस्सलाम वालेकुम। यानी कि उनको पता है कि उन्होंने सलाम करना है। एक लम्हे के लिए भूल ज़रूर जाएंगे, शायद चीज़ मिस हो जाती है, बच्चे होते हैं, लेकिन जब आप रिमाइंड करते हैं और बार बार रिमाइंड करते हैं तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं सलाम नहीं करूँगी और अगर मैं लोगों से अच्छे तरीके से नहीं मिलूँगी तो मेरे बच्चे भी वही सीखेंगे ना जो वो देखेंगे। एक 8 साल का बच्चा अगर गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, बदतमीज़ियाँ करता है, हाथापाई करता है, तो क्या आप टोटल उसका इल्ज़ाम या ब्लेम बच्चे पे डालेंगे, या आप थोड़ा सा सरफेस को कुरेदेंगे और देखेंगे कि बच्चा क्यों गालियाँ निकाल रहा है, ये क्यों बदतमीज़ियाँ कर रहा है, ये क्यों हाथ उठा रहा है, कौन ऐसा बंदा है जिसको देख के ये कॉपी कर रहा है, उसके रोल मॉडल्स कौन हैं। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए तो व्यूअर्स कहते हैं कि जब ख़वातीन अब्यूसिव मैरिजेस में होती हैं, अब्यूसिव मैरिज से मुराद ये कि जहाँ गाली गलोच और हाथापाई चल रही होती है, तो बच्चों के लिए भी कभी कभी ये इनकरेज किया जाता है कि जी आप लोग किनारा कशी कर लें एक दूसरे से, क्योंकि जो मामलात और हालात आपस में बन रहे होते हैं वो बच्चे भी देख रहे होते हैं। देखिए, बाप माँ से बदतमीज़ी करेगा, बच्चे भी माँ से बदतमीज़ी करना सीख लेंगे। माँ बाप से बदतमीजी करेगी या पीठ पीछे बाप को बुरा भला कहेगी तो बच्चे भी वो चीज़ सीख लेंगे, वही फॉलो करेंगे। सो व्यूअर्स, हम अपने बच्चों के पैदाइश से लेके एक सर्टेन स्टेज तक तो रोल मॉडल्स होते ही हैं, लेकिन हमने रोल मॉडल, एक अच्छा रोल मॉडल बनने की कोशिश भी करनी है। हर चीज़ का लाइसेंस है इस दुनिया में, लेकिन जब हमने बच्चों को पैदा करना होता है तो उसका कोई पहले लाइसेंस नहीं लेता। जबकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा मरला है जिसके लिए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ जाता है व्यूअर्स, क्योंकि कोई भी इंसान जब सिंगल होता है तो उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं होती जब वो मैरिड हो जाता है और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं। तो हर मरले में आपने अपने आप को चेंज करना है। क्या आप में वो कैपेसिटी है? अब 2-3 ऐसे लोग हैं जिनसे मेरे बाहर गोरे दोस्त हैं, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा हाउ कम, मतलब तुम लोग की शादी को इतना अरसा हो गया या पार्टनर्स के साथ इतना अरसा हो गया, बच्चे नहीं, वटेवर। तो सर हमें आदत है देसियों को पूछने की। तो मुझे डांट भी पिट गई एक दफ़ा कि भाई बच्चे पैदा करना या ना करना एक बड़ी पर्सनल चीज़ है, अगर किसी ने नहीं बच्चे पैदा करने तो वो नहीं करेगा। बट मेरी दोस्त किंगा ने मुझे ज़रूर ये बात कही। शी सेड, अंग्रेज़ी में उसने मुझे ये समझाया, उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी आपके लिए, पैराफ्रेज कर रही हूँ, कि चूँकि बेसिकली मुझे नहीं लगता था कि मैं एक बच्चा पैदा करके इस दुनिया में लेके आऊँ तो मैं उसको उसके साथ जस्टिस कर सकती हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहते मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ इंसाफ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा करियर मुझे बहुत मैटर करता है, मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत मसरूफ़ होते हैं हर वक्त। अगर हम लोगों ने बच्चा पैदा करने की तरफ गए तो हम दोनों को जॉब छोड़नी पड़ेगी, या एक बंदे को जॉब छोड़ के बच्चे को देखना पड़ेगा, और मैं तो अपने करियर को नहीं छोड़ना चाहती। और मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर इतना गिला होता कि शायद फिर वो मैं अपने बच्चे पे निकालती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बच्चे की जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहती। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि व्यूअर्स, उन्होंने खुद ही आपस में फ़ैसला कर लिया कि भाई हमने नहीं बच्चा करना, क्योंकि हम नहीं एक अच्छा रोल मॉडल बच्चे के लिए बन सकते, और हमने नहीं बनना बच्चे का रोल मॉडल, इसलिए हम पैदा ही नहीं कर रहे। क्योंकि व्यूअर्स, बच्चों को इस दुनिया में लेके आना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ऑफ कोर्स अल्लाह की रज़ा की मंदी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब आप साहिब औलाद हो जाएं, उसके बाद अगर आप एक सिंगल लाइफ ही जीना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है व्यूअर्स, टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा आपके ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। तो जहाँ पे हम हमेशा खाना पीना, जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पे ज़हनी नशोनुमा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पे भी आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम बात करें। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज जो मैंने टेक्निकल पॉइंट रेज करने की कोशिश की, उसकी आपको समझ आई कि एक तो होता है ना कि आप हैं ही रोल मॉडल, और एक है रोल मॉडल बनने की कोशिश करना। बिल्कुल। देखिए, बच्चों ने तो हमारी तरह, अब ऑब्वियसली यू आर नॉट मैरिड, यू डोंट, मतलब आपके बच्चे नहीं, राइट? हाँ, बिल्कुल। बट औलाद होने के नाते क्या आपने अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखा हर चीज़ के लिए? देखा है कि अम्मी कैसे डील करती हैं लोगों के साथ, बिल्कुल। अब्बू कैसे डील करते हैं, इर्द गिर्द वाले बड़े कैसे चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे पहले रोल मॉडल तो माँ बाप ही होते हैं। ऐसे है। तो बच्चों के लिए
अच्छे रोल मॉडल्स, पेरेंट्स का अच्छे रोल मॉडल होना आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है? मैंने तो एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना, आप अपने बच्चों, अब आप एज अ चाइल्ड अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपके पेरेंट्स जो भी एक्टिविटी करते हैं आप उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करते हो और वही करने की कोशिश करते हो, चाहे वो कुछ अच्छा कर रहे हो या चाहे वो कुछ बुरा कर रहे हो। अल्टीमेटली आपके बच्चे भी वही चीज़ करते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उनके सामने कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें कि जो कि उनके अंदर भी एक हैबिट जाए अच्छी। तो अच्छा, मैं ना एक चीज़ करना चाहती हूँ कि अभी तो हम थोड़ी सी गप लगा के जब ब्रेक की तरफ जाएंगे ना, जब किचन में आएंगे तो किचन में तो चीज़ें, किचन में भी एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक आपकी अम्मी ने आपको बनानी सिखाई है, हाँ, बिल्कुल। राइट? सो अम्मी की मतलब आपके पेरेंट्स की कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आज आपको अपने अंदर भी नज़र आती हैं और आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं? तो आपने अब इसके बारे में सोचना है और व्यूअर्स मैं चाहूँगी कि आप भी सोचें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरी अम्मी, अब्बू और नानो थे तो ये बात गलत नहीं होगी, इसलिए क्योंकि नानो ने बाकायदा में पाला। मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी जब मैं अभी 1 साल की भी नहीं थी, एंड माई मदर वॉज एक्सपेक्टिंग माई यंगर ब्रदर, मेरी बड़ी बहन मेरे से 2 साल बड़ी, तो उनकी सेपरेशन हो गई। तो हमने तो उस तरह से पेरेंट्स को साथ नहीं देखा रहते हुए। लेकिन जब मैं अम्मी के घर में रहती थी तो नानो का बेसिकली एक तरह से रोल होता था अम्मी वाला और अम्मी का रोल होता था ऑलमोस्ट, जब ऑब्वियसली क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मुझे याद है कि मेरी नानो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, क्योंकि मैं उनके साथ इतना वक्त गुजारती थी, जैसे कि उनको दुनियावी चीज़ों से अपने लिए कोई लगाव नहीं था। वो लोगों को के लिए बहुत कुछ करती थी लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं करती थी। मुझे उनकी ये बात इतनी प्यारी लगती थी। इवन तो आजकल की दुनिया में एक मुख्तलिफ बात होती है कि अपना पहले करो फिर दूसरों, बिल्कुल, लेकिन मैंने कभी इतना बेलौस प्यार किसी इंसान को अल्लाह के बंदों से करते हुए नहीं देखा। अब मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अम्मी की बात नहीं कर रही, मैं घर के स्टाफ की भी बात नहीं कर रही। मेरी नानी बेलौस प्यार करती थी इस कायनात के चरिंद परिंद, चिड़ियों को बाजरा डाल रही हैं, बाहर मतलब बिल्ली कुत्तों के लिए खाना डाल रही हैं घर के गेट के बाहर, मतलब नानों को हर वक्त पौधों को पानी डालना, ये करना वो करना। उनको हर वक्त ये होता था कि अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ को उनकी वजह से तकलीफ ना हो, और अगर उनकी राह में कोई ऐसा बनता है जो तकलीफ में हो तो फ़ौरन उसकी तकलीफ को गायब करें। अब देखो, ये चीज़ बचपन में शायद मैंने कभी, उन्होंने मुझे कही नहीं लेकिन मैंने देखी, और मैं 9 साल की थी जब नानो की डेथ हो गई। और देखो, इतने सालों बाद मुझे नानो की ये चीज़ें याद हैं, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी मुझे ऐसे ही याद करें जब मैं इस दुनिया से जाऊँ। बिल्कुल। तो ये होते हैं रोल मॉडल्स व्यूअर्स। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कौन सी ऐसी आदतें मेरे अब्बू की, मेरी अम्मी की, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो शेफ़ कनीज़ फातिमा भी शेयर करेंगी, और साथ साथ कुछ किचन में हम बना भी लेंगे। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। कनीज़ फातिमा के साथ हम किचन में आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं कि हम अपने माँ बाप, अपने एज पेरेंट्स बच्चों के लिए कैसे अच्छे रोल मॉडल्स बन सकते हैं, और बच्चों के लिए पेरेंट्स का एक अच्छा रोल मॉडल होना कितना इम्पोर्टेंट है। रोल मॉडल तो हैं ही, रोल मॉडल तो हैं ही। देखो, आपकी अम्मी हैं ही आपकी रोल मॉडल। अब वो अच्छी रोल मॉडल है कि बुरी है, ये सवाल उठता है, राइट? राइट। सो मुझे ये बताओ कि आज हम किचन में क्या बना? आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं शीर कोरमा। ओह वंडरफुल। और शीर खोरमा तो सबका ही बड़ा फेवरेट होता है। फेवरेट होता है और बहुत ट्रेडिशनल सा मीठा है। कुछ भी हो, ईद हो या रमज़ान, कोई भी फेस्टिवल हो, शीर खोरमा बनता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि शीर खोरमा के भी बनाने के तरीके होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। एक तो शीर खोरमे का वही तरीका है जो सारी चीज़ें आपने डाली और आपने उसको पकने के लिए रख दिया। उसमें फिर यूजुअली देसी घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। ये हम देसी घी लेके आए हैं। देसी घी है ये। अब ये देखें ना, देसी घी बड़ी ही डिलिशियस स्मेलिंग चीज़, अलग एरोमा आता है, अलग सा उसका अरोमा आता है। और मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप बना ही रहे हैं, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी डाल रहे हैं, और मतलब 1 लीटर से ज़्यादा 1.5 लीटर के दूध है, और इतना ज़्यादा आपने टोटल इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मैंने कहा पहले मैं ये आपको बता दूं कि थोड़ा सा बिल्कुल हम यूज़ करेंगे सिर्फ अपनी
जो नट्स हैं हल्का सा उनको रोस्ट करने के लिए, एंड मोर देन दैट अपनी इन ये जो वर्मिसेली जिसको हम कहते हैं, सवैयाँ जिनको कहते हैं, उनको करने के लिए, राइट। सो ऐसा करते हैं कि आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पहले बता दें, तब तक आप दूध बॉयल होने के लिए दूध। अच्छा मैं ज़रा वो वाला तरीका बता दूं जो मैं बताना चाह रही हूँ। ओके हाँ, मैं ज़रा एक ज़रा मुख्तलिफ तरीका है उसको करने का, जो जिस तरह मैं घर पे बनाती हूँ। ठीक है, रेसिपी आपकी फॉलो करूंगी, लेकिन उसके प्रोसीजर को जरा चेंज करें। अलाउड है, छोटी मेरे से और मेरी बेटी है, लेकिन बात यह है कि आज हम आपके तरीके से बनाएंगे। बिकॉज देखो दिस इज योर एरिया, यू आर द बॉस हियर, इट डजंट मैटर। अब ये वो वाली चीज़ है जो मैंने अपने फादर से सीखी, ये मैंने अपने अब्बू से चीज़ सीखी। पेरेंट्स की सेपरेशन थी, लेकिन हम वीकेंड पे अब्बू के घर होते थे, ड्यूरिंग द वीक अम्मी की तरफ होते थे 5 डेज वहाँ, और फिर जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो अब्बू की तरफ होते थे। तो ये नहीं था कि अब्बा से इंटरेक्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा था। सो अब्बू से ये मैंने एक चीज़ सीखी कि बॉस इज़ बॉस। बिल्कुल, कि आप जब कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे आप एक मुआवजा लेते हैं उसका, राइट। इवन अगर आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि ये मैंने सीखा था अपनी इंटर्नशिप, मैं एक इंटर्नशिप करी थी, तो वहाँ पे ना मेरी कुछ ज़रा जो वहाँ पे कुछ वर्कर्स थे उनकी कुछ झगड़ा हुई अपर मैनेजमेंट के साथ, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो मैंने अपने अब्बू को जाके कहा, मैंने कहा मैं भी रिज़ाइन देने लगी हूँ। उन्होंने कहा इंटर्नशिप पे कौन रिज़ाइन देता है? पहली बात। दूसरी बात, हुआ क्या है? मैंने कहा ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो सब ने स्टैंड लिया। कहते तुम्हारे साथ हुआ? मैंने कहा नहीं। कहते जो तुम स्टैंड लेना चाह रही हो उन लोगों को तुम जानती कितनी देर से हो? मैंने कहा 2 हफ्ते। कहते जुगन किस बेस पे तुम स्टैंड ले रही हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप जब किसी के पास काम करते हैं तो आप इश्यूज को तरीके से रिजॉल्व करते हैं, ऐसे ही है। और अगर आपने स्टैंड भी लेना है तो एक आप ग्रुप, अच्छा उन्होंने जो बात कही वो जाके मैंने उनको कही, मैंने कहा हम लोग एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हैं और जाके उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? जाके बॉस से बात की, उनका मसला हल हो गया, कुछ सैलरी का कुछ ऊपर नीचे का था, वो सारी चीज़ें हल हो गई। उसके बाद मेरे अब्बू ने एक बात समझाई कि देखो जब पैसे कहीं से लेते हैं ना तो उस जगह को, उस रोजी रोटी को आपने हलाल करना है। एक दयानतदारी, ऑनेस्टी, व्हाटएवर। दूसरी बात, जो बंदा जिस कैपेसिटी में बॉस है उसको आपने रिस्पेक्ट उसकी जगह पे उसको देनी है। अब देखिए वो एरिया मेरा है, ये मेरी शेफ्स का है। इट डजंट मैटर कि वो अपनी 20s में और वो बच्ची है, वो अपने काम में प्रोफेशनल अपनी जॉब कर रही है और ये उसका एरिया है, मैं उसमें घुस के आई हूँ एज एंकर। सो मैंने चलना शेफ की मुशावरत से है, और ये एक चीज़ हमें अब अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं बात में एक वक्त होता था जब कहते थे कि एक सर्टन एज के लोग होते हैं तो आपने उनको फॉलो करना है व्हाटएवर, लेकिन अब एज से फर्क नहीं पड़ता। एआई क्रिएट करने वाले बच्चे आपसे भी कम उम्र की एज के, ऐसे ही है। और उन्होंने अपनी कंपनीज खोली हुई हैं। 23, 24 साल के बच्चों की अपनी कंपनीज है, और उनके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनसे उम्र में बड़े हैं। ऐसे ही है। तो आपको डिकोरम और इन चीज़ों, तो अब ये जैसे कि एक चीज़ है जो मैंने अपने फादर से सीखी। अब बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरफ, और बनाते हुए आप मुझे अम्मी के बारे में कुछ बताएंगी जो उनकी आदत आपने अडॉप्ट की। ओके, सो आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा, और जो उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें वो है दूध 1.5 लीटर, सेवइयाँ 1 कप, चीनी 5 से 6 खाने के चम्मच, छवारे 7 से 8 अदद, बादाम 10 से 12 अदद, किशमिश 10 से 12 अदद, घी 2 खाने के चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, केवड़ा एसेंस 2 से 3 कतरे। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे मैं अब चूल्हा ऑन कर रही हूँ। अच्छा, आप बनाती हैं 2 पॉट्स में, आई थिंक आप पहले इसको ब्राउन वगैरह करके इसमें डालती हैं। बिल्कुल। मैं क्या करती हूँ कि 1 पॉट में ही बनाती हूँ, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। इस तरह से कि हम स्टार्ट करेंगे विद देसी घी। हल्का सा आप अपनी ये जैसे ही आप डालेंगे सेवियों को रोस्ट करने के, थोड़ी सी स्मेल आएगी तो उसमें आप अपने नट्स वगैरह डाल के 2 सेकंड के लिए रोस्ट करके आप उसमें दूध डाल दें, और फिर आप उसको कुक होने दें। और उसके बाद चीनी हस्बे ज़रूरत, जब एक दफ़ा आप उतना उसको गाढ़ा कर लें जितना आपने गाढ़ा दूध को करना है, क्योंकि होता ये है कि इतनी चीनी अभी तो आपको कम लग रही होगी, लेकिन जब वो कम होएगी, दूध कम होगा, जैसे कुछ लोग बहुत गाढ़ी खाते हैं शीर खुरमा, कुछ लोग बहुत, और वैसे शीर खुरमा गाढ़ा अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, अब आई डिसएग्री विद यू, आई टेल यू व्हाई आई डिसएग्री विद यू। गाढ़े से मुराद ये कि क्रीमी सा, वो क्रीमी देखो, सा, वो एक दूध होता है बिल्कुल ऐसा होता है शीर खुरमा, ऐसा नहीं, एक जरा थिक होता है, और एक बिल्कुल ही एक वो खीर टेक्सचर नहीं अच्छा लगता। खीर नहीं कह रही मैं, बट हमारे घर में वो मिडल वाला टेक्सचर मिडल वाला, लेकिन मामा बिल्कुल दूध टाइप। ओके, क्यों अम्मा ये क्या लगता है, तो इससे तो बेहतर ग्लास दूध का पी ले साथ में, वो रबड़ी वाला। मैंने कहा इतनी सेवियां मुंह में डालो पर दूध पी ले, ऐसे ही है। चलो, तो मैं यहाँ पे देसी घी डालती हूँ। अच्छा, मुझे अम्मी का बताओ।
कि अम्मी की कोई ऐसी पर्सनैलिटी की चीज़ या कोई उनकी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है जी। कि आपको शायद पहले ऑड भी लगती हो कि यार ये क्या है, लेकिन अब आपको लगता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई है। अम्मी की एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले तो मुझे बहुत अजीब लगती थी कि आप ऐसा मतलब कि मेरी चीज़ों के साथ ना किया करो, ये ना किया करो, मतलब कि अगर उनसे किसी ने कुछ मांग लिया, चाहे वो nuts भी कट करने थे। हाँ। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, महंगी हो सस्ती हो, उन्होंने नहीं देखना क्या है, वो दे देंगी, चाहे वो मेरी हो या उनकी हो। उनका यही होता है कि कोई बात नहीं, उसको ज़रूरत थी, खैर है, कुछ नहीं होता, हम देंगे, अल्लाह और दे देगा। और ये जो बात है ना, अब ये देखो ना, बिल्कुल सूफियों वाली बात है। हाँ, ऐसे ही है। अरे इट्स ट्रू। आपने नोटिस किया होगा बेटा कि जब आप देते हो तो आप उसके इवज और ज्यादा और रिसीव ज़्यादा, करते हो। बिल्कुल ऐसे ही सो है। द पॉइंट इज, अच्छा छुरी और है हमारे पास? नहीं, तो मैं भी आपके साथ हेल्प करा दूंगी कटिंग में। सो बात ये है कि अब ये देखो कि कितनी एक प्यारी बात शेफ कनीज फातिमा ने अपनी मदर से सीखी, उनके बिहेवियर से, उनके अमल से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे अंग्रेजी का मुहावरा है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। अम्मी वर्बली आपको कुछ भी कह दें कि बेटा दिया करो, जितना दोगे उतना ही ज्यादा आपके पास आएगा, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में खुद देखोगे ये होते हुए, फिर आपके अंदर वो चीज़ अडेप्ट होगी, वरना नहीं होगी। सो व्यूअर्स, इनकी अब आई टेल यू समथिंग अबाउट माई मदर। मामा बहुत ज़्यादा एक तो इस चीज़ के बारे में होती थी कि भाई स्कूल से छुट्टी नहीं, बीमार भी होते थे, बीमार से मुराद है कि ज़रा सी ठुस ठुस खांसी जुकाम, तो उस पर भी ना मामा कहती थी कि भाई जाना है स्कूल। तो हम लोग बड़े अपसेट होते थे क्योंकि साथ में जो इर्द गिर्द के बाकी स्कूल के बच्चे होते थे, उनकी माएँ तो इस तरह का प्रेशर नहीं उन पर डालती थी। अगर बीमार हो गए या जिस तरह बच्चे कहते हैं मेरा दिल नहीं है स्कूल जाने का, ये वो। अच्छा, और मैं हमेशा कहती थी कि यार मम्मा पता नहीं क्यों इतना फोर्स करती हैं। हाँ, असल में वो डिसिप्लिन सिखा रही थी। एग्जैक्टली। मैं भी रोती थी, बहाने करती थी, प्लीज़ आज एक छुट्टी दिलवा दो, आज एक छुट्टी, कल पक्का। कहती थी नहीं, अगर तुम आज नहीं जाओगी तो तुम कल भी नहीं जाओगी। एग्जैक्टली। और यही तो बातें होती हैं अंडरस्टैंड करने वाली कि देखें, हमने अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके आना है जहाँ पे लोग हमें देख के कहें कि यार वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, रादर देन हम लोग जो हैं वो एक, वो जो कहते हैं ना कि लोग देख के कहें कि यार इसके पता नहीं है माँ बाप कौन है। ऐसे ही होता है है। ना, कभी कभी ये भी होता है क्योंकि आज आके ना एक सर्टेन एज तक कनीज फातिमा लोग यही पूछते हैं इसके अम्मा अब्बा कौन है। हाँ, वो चाहे आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो ब्लेम उन्हीं को ही जाता है। ब्लेम भी उन्हीं को जाता है। और मतलब अब देखें व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना 2 मिनट के लिए जो है वो किशमिश वगैरह भी डाल दी है और साथ में छुआरे भी डाल दिए, सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर डाल के। अच्छा, ये जो छवारा है ना, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे शीर खोरमे की ना एक जान है। हाँ, लेकिन बहुत लोग अब नहीं डालते हैं। बहुत लोग नहीं डालते हैं। अनदर थिंग जो लोग नहीं डालते। और ये नहीं कि आपने बहुत भर भर के डालना है इसको, नहीं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में डालें। बिल्कुल, थैंक यू। लिमिटेड में डालें और पीसेस छोटे कर दें। हाँ, असल में पीसेस जब आप छोटे छुआरे कर के बहुत बड़े बड़े पीसेस करते हैं ना, अब ये देखिए, ये मैंने जितना इसको रोस्ट करना था ना, ये आप देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है अब इसकी रोस्ट करने की। अब ये मैंने इसमें डाल दिया दूध और ये आराम से अब कुक होता जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा सा इससे गाढ़ा भी हो जाएगा और ये हमने सारा दूध डाल दिया और अब आप इसको कुक होने दें। तो काढ़ना, आप बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखें, कोई जल्दी नहीं है। दूध काढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। Exactly. ये होता है काढ़ना बेसिकली। दूध का वो जो कलर चेंज होता है ना, एक स्लाइड सा, वो आप कह ले बेज या स्किनी टाइप, वो जो कलर आता है एक शीर खोरमे में, वो बहुत अच्छा लगता और है। बेसिकली ये हमारा देसी पास्ता है। हाँ जी, ये हमारा देसी मीठा पास्ता है। बिल्कुल। और शीर खोरमा तो आई बी वेरी ऑनेस्ट इज़ वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। सो एक मिस्टेक सिर्फ लोग करते हैं इसमें, वो ये होता है कि चीनी पहले से डाल देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा, जिनका अंदाज़ा परफेक्ट होता है और जो उसी क्वांटिटी में इतनी दफ़ा बना चुके होते हैं जिसको हम कहते हैं एग्जैक्ट रेसिपी। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूँगी कि चीनी डालनी ज़रूरी नहीं है, आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप शक्कर नहीं इस्तेमाल करना चाहते और आप डायबिटिक हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसके अंदर स्टीविया का इस्तेमाल करते हैं जो एक मतलब प्लांट है, बिल्कुल तो आप बड़े आराम से वो जो कहते हैं ना कि एक बड़े हेल्दी है। उसका फ्लेवर पहली दफ़ा में तो आपको हेल्दी से slight मुराद सा ये कि अजीब शुगर फ्री, लगेगा। शुगर हाँ, फ्री की sugar तरफ। free। हेल्दी तो नहीं कहूँगी इस लिहाज से कि मतलब दूध शूध, बट एक और चीज़, शीर खोरमा जब खाना है, अगर तो आपने पूरा एक बोल भर के खाना है तो फिर आप मेहरबानी से इसको एक मील की तरह खाएं, ऐसे ही है।
क्योंकि देखिए इतना दूध है, अभी ये पक के दूध जब कम होगा तो अगर आप आधा कप भी लेते हैं शीर खोरमे का तो आपने फुल कप दूध का लिया, क्योंकि वो कुक हो के अब इसको जैसे ही उबाला आएगा तो इसको मैं रिड्यूस कर देंगे। और इसके अंदर जो हम चीनी डालेंगे ना, हम कैरमलाइज करके डालेंगे। अच्छा, कैरमलाइज करके डालेंगे। एक तो उसका वो कलर फ्लेवर दोनों बहुत चेंज होने वाला है, और आपको जब वो उसको आप विजुअली देखेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या है कलर। वो आपको ना खोया और इस टाइप का लगेगा। आप देखिए वो ब्राउन करने से भी थोड़ा सा ये अब हाँ, येलो कलर में आ गया, ऐसे थोड़ा सा उस क्रीमी कलर कहते हैं, तो यहाँ पे इसको वो भी कर दें कैरमलाइज? नहीं, अभी ठीक नहीं करना, वही वाली बात, क्योंकि वो फिर चीनी अपनी पोजीशन पे सेट हो जाएगी और वो बार बार वो जैसे ही मेल्ट हो जाएगी ना शुगर, उसके अंदर आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा इसका अगर दूध डाल देंगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा करके ना वो सही हो जाएगा। और ये आपकी कंडेंस मिल्क की जगह भी ये बहुत अच्छा रहेगा। कंडेंस मिल्क भी जान अब ये नई फनकारियां हैं, पहले नॉर्मल दूध को ही काढ़ा जाता था, जो लोग दूध काढ़ना नहीं चाह रहे होते वो कंडेंस मिल्क। और कंडेंस मिल्क कैसे ही बनता है, चीनी और दूध को आप डाल के उसको अच्छे से पकाना है, वही आपका कंडेंस मिल्क होता है। बिल्कुल। तो शीर खोरमा जी हम लोग तो अपनी जगह बना रहे हैं, और बल्कि ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जहाँ हम बच्चों की तरबियत की और उनकी परवरिश की और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स बच्चों को एक मज़े की हैप्पी इन्वायरमेंट जिसमें वो बड़े हों, जिसमें जैसे कि अगर आपने बच्चों का कोई कमरा शमरा में आपने नोटिस किया कि बड़ी दफ़ा लोग बच्चों के कमरे वगैरह जब बनाते हैं तो वो बहुत ही बड़े एज ग्रुप के लग रहे होते हैं कमरे। देखिए जैसे कि ये हमारा सेट है, अब अगर ये बच्चों के शो के लिए सेट होता तो ये सही ना होता, हमें थोड़ा सा बच्चों से रिलेटेड चीज़ें लगानी पड़ती। तो उसी तरह बहुत सी दफ़ा लोग ऐसे करते हैं कि भाई हमारे मेहमान वगैरह आते हैं तो हम बच्चों के कमरे में ठहराते हैं, तो बच्चों वाली चीज़ें ना रखें। तो भाई बच्चों का जो बचपना ख़राब कर रहे हैं सारा, बच्चों का कमरा बच्चों वाला ही होगा पहली बात तो, अब बड़ों वाला तो नहीं ना होगा। नहीं करते हैं लोग, हाँ करते हैं वो, इस बड़े बड़े गोल्डन साइड लैंप तो ये तो वो देखिए बच्चों को वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर करते हैं कि इन्होंने बड़े हो जाना है, जो हमें बाद में जो थीम चेंज करना पड़ेगा तो बड़े हो जाने। बट हाँ, नहीं बात बताओ, ऐसे ही है। बड़े सस्ते में भी आप रूम्स रीडू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हमारे व्यूअर्स को बल्कि यूट्यूब का इतने चैनल के ऊपर मैंने लगाई भी थी वो मैंने देखी थी वीडियो, जिसमें नूर का भी कमरा किया, हसन का भी किया। व्यूअर्स मुझे पता है कि लगता है कि पता नहीं कितना महंगा नुस्खा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट में रह के चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें तो बड़े अच्छे से आप ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सो अच्छी हैप्पी इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन, इस पे भी बात करेंगे। शीर खोरमे का जैसे कि आपको बता दिया अभी ये कुक हो रहा है, और ये देखिए ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया। सिर्फ 10 से 12 मिनट इसको मज़ीद आप पकाएं, मीडियम टू लो फ्लेम पे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको जब प्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट पे दिखाएंगे कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए। ये देखिए अभी हम यहाँ पे हैं, हाँ अभी तो यहाँ पे ये देखिए सही, बट अभी 10 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स के अंदर इसका हो जाएगा। कैरमलाइज करके चीनी इसमें डाल देंगे एंड डन। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रमज़ानुल मुबारक में बहुत से चेहरों को मिस किया, बहुत से लोगों को मिस किया, लेकिन एक बड़ी ही हसीन पर्सनालिटी है जिनको एक तो देख के भी बड़ा सुकून मिलता है और उनसे बातें करके भी बड़ा सुकून मिलता है। वैसे तो लाइफ में किसी भी डिस्कशन पे आप चले जाएं इनके साथ तो आप खुश रहेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली हमने इनको इनके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया है। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, दिखने में भी खूबसूरत, और कितनी प्यारी बात है खुद भी खूबसूरत, अंदर से भी खूबसूरत, और क्रिएट भी खूबसूरती ही करती हैं। कुछ लोग नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह। तो हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट इंटीरियर स्टाइलिस्ट सादिया वहीद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। वालेकुम अस्सलाम। I really missed you in Ramzan. I missed you too. Thank you for inviting me. So I'm so glad कि I'm back and you are also back. I'm glad to be here. क्योंकि आपसे मुलाकात करके ना सादिया जी मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। देखिए लोग हमेशा इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करते हैं, वो डिज़ाइनर करके चला जाता है, उसकी स्टाइलिंग भी तो ज़रूरी होती है। जी। और इंटीरियर डिज़ाइनर अगर साथ साथ इंटीरियर स्टाइलिस्ट भी हो तो फिर सारे काम बड़े अच्छे से हो जाते हैं, सही। राइट। ये तो बात हमने व्यूअर्स आपको कुछ 2-3 दफ़ा जब मैम आई तो ये बात क्लियर कर दी। आज हम बच्चों के कमरों की स्टाइलिंग की बात करेंगे, सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, उनकी भी बात करेंगे जो अब टीन्स में बच्चे आ जाते हैं। उनका टेस्ट बड़ा डिफाइंड होता है,
बट एट द सेम टाइम अगर उनके टेस्ट पे कम्प्लीटली जाएं तो कभी कभी बड़ी अजीब गरीब चीज़ें भी बना देते हैं बच्चे. सो इस पे बात करने से पहले सादिया जी, बीइंग अ मदर योरसेल्फ आल्सो, बच्चों के लिए हमारा एक अच्छा रोल मॉडल होना कितना ज़रूरी है. देखिए वो तो जैसे ही पैदा आके होके गोद में हमारी आते हैं, वो और किसको देखते हैं, वो हमें ही देखते हैं. हमें देखते हैं, हमें देखेंगे, और जो हम करेंगे, जो हम उनके लिए क्रिएट करेंगे इन्वायरमेंट, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और वो उनका पर्सनालिटी का हिस्सा बनेंगे. बिल्कुल. सो व्हाटएवर वी डू, व्हाटएवर वी क्रिएट फॉर देम, वो चीज़ बनेंगे एडल्ट बन के. क्योंकि देखिए ना, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर किसी घर में बच्चा बहुत ज़्यादा चीखे मारता हो या हाइपर होता हो तो कहते हैं बिल्कुल बाप पे गए. बिल्कुल. यानी कि बाप भी चीखे मारता है और हाइपर है. वेरी ट्रू. तो ये कोई यस कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नहीं है, ये कोई बिल्कुल तारीफ नहीं है. नहीं है. अगर बच्चा फॉर एग्जांपल गंदी जबान इस्तेमाल करता है तो कहते हैं आए हाय इसने माँ से सारी गंदी सीखा है. बातें सीख ली हैं, यानी कि माँ गालियाँ निकालती है. बिल्कुल. सो द फैक्ट इज, देखिए व्यूअर्स, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैंने कभी गाली नहीं निकाली, ये झूठ होगा सरासर, क्योंकि हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे मुंह से बात फजूल निकल ही जाती है. और टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मेरे मुंह से तो अक्सर निकल जाती है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, इतने साल से हमारा ताल्लुक है. बट किस जगह पे कौन सी बात की जाती है ये बहुत मैटर करता है. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी दोस्तों के साथ जब शादी अच्छी होती है तो बेतकल्फी होती है, मैं अक्सर कहती हूँ शट अप, बकवास करती है, चल कोई मुंह से बात निकल गई. हमारा आपस में, अब जब आप बचपन से लेके इस उम्र तक दोस्त हो तो बेतकल्फी होती है, लेकिन वही जबान आप अपनी 2 साल की बेटी या 2 साल के बेटे के साथ नहीं यूज़ कर सकते. नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. सो अगर पेरेंट्स बनना है तो ये अंडरस्टैंड करके बनना है कि आपको चीज़ों को बॉक्सेस में डालने पड़ते हैं. जब हम बॉक्सेस की बात करते हैं तो एक घर हो गया बड़ा डब्बा, जी. उसके अंदर और डब्बे, बिल्कुल. वो हो गए कमरे. बिल्कुल. सबसे ज्यादा इग्नोर्ड घरों में जो कमरा होता है वो बच्चों का कमरा होता है. बिल्कुल. आपकी इसके बारे में क्या राय है? हम बच्चों के कमरे को इतना निगलेक्ट करते हैं और हम ये समझते नहीं है कि जब हम एक बच्चे का कमरा बनाते हैं तो हम तो बनाते नहीं है, अव्वल ये बात है. हाँ. यूजुअली हम बच्चों का कमरा स्पेस डिफाइन ही नहीं करते, हम उसको गेस्ट रूम बना देते हैं और हम उसमें बच्चों को सुला देते हैं टेम्प्रेरी तौर पे, या हम बच्चों को अपने साथ सुला देते हैं, हालांकि हमारे पास स्पेस होता है. अगर हमारे पास बच्चों का कमरा डिफ़ाइन हो जाए एट अ यंगर एज, और उसी में बच्चे को ऐसा कमरा स्पेस बना दें जो बच्चा उसी में ग्रो करता जाए. सो वी मेक इट एज अ रूम वेयर अ चाइल्ड कैन ग्रो एंड फील सेफ इन दैट स्पेस एंड ग्रो इन दैट कि ये स्पेस. मेरा कमरा है. Yes. और उसमें चेंजेस आती रहती हैं जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरा है, मेरा है. ताकि सिक्योरिटी Yes. समझ आ गई. अब मुझे ये नहीं समझ आती कि पूरी दुनिया में जब लोग घर लेते हैं और स्पेशली अगर वो बेबी प्लान भी कर रहे होते हैं कि आगे हम शादी के बाद, अभी हम घर तो ले रहे हैं लेकिन शायद 4-5 साल, इवन 8 साल बाद हम बच्चों की तरफ जाएंगे, तो वो पहले ही जब कोई जगह खरीदते हैं या लेते हैं और अगर उनका वो फाइनल होम होता है तो वो ये ज़रूर देखें कि यार नर्सरी किस कमरे को बनाएंगे. और फिर क्या वो कमरा बच्चे के प्रॉपर बेडरूम में कन्वर्ट हो सकता है. यहाँ पे हमें बेडरूम्स बहुत से बनाने हैं. बिल्कुल. अपना भी बेडरूम लोग नहीं तरीके से बनाते, बिल्कुल. डिजाइन नहीं करते. बिल्कुल. इतना सा खुड्डे की स्पेस की बन जाता है, उसमें ना कोई अलमारियां ना कोई चीज, और फिर अक्सर दूसरा कोई बेडरूम स्टोरेज के लिए यूज हो रहा होता है. एग्जैक्टली. तो सबसे पहले तो जब आप फिजिकली घर बनवा रहे होते हैं, किन चीज़ों को मद्देनजर रखें बच्चों के कमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आएंगे एक्चुअली उसको डेकोरेट करने की तरफ. जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चे को अपना स्पेस उस टाइम पे ज़रूरी नहीं होता, बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है. आई वुड से टिल द इयर्स 3 to 4. बिल्कुल सही. जब बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है तब बच्चे की पर्सनालिटी बन रही होती है, तो तब बच्चे को स्पेस चाहिए होता है, जिसमें बच्चे को सोने का, खेलने का और पढ़ने का स्पेस चाहिए होता है, जिसमें बच्चे को जोनिंग की ज़रूरत होती है. ठीक है. स्लीप, प्ले एंड स्टडी. उसके लिए आप बच्चे के लिए एक कमरा ज़रूर तैयार करें. एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उसके लिए आप एक कमरा अलग करें. मखसूस कमरा तो होना चाहिए ना जो बच्चों. देखें व्यूअर्स, आई अंडरस्टैंड जिनके पास स्पेस नहीं है, हम उनको बिल्कुल भी गिल्टी नहीं फील कराना चाह रहे या बुरा नहीं फील कराना चाह रहे, मगर जिन लोगों के पास जगह है, और व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक कमरा है आपके पास जो स्टोर है, जो किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा, उसमें कूड़ कबाड़ पड़ा है, आप उस जगह को भी अगर क्लियर करके उसमें थोड़ी वेंटिलेशन डाल के उसमें टेबल कुर्सियाँ भी रखते हैं कि बच्चे पढ़ लें और थोड़ा सा उसमें खेल कूद भी लें, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि मेरी अपनी कोई तो जगह है. स्पेस उसको चाहिए. यस. लेकिन लाइक आई सेड, अब कोई बंदा 2 मरले के 3 मरले के घर में रह रहा है, उनके पास नहीं है जगह, वो नहीं बना पाए बच्चों का कमरा, अंडरस्टूड. बट जिनके पास है, अब वो किस तरह बनाए? छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं मैम. एनी बॉडी विथ जिसका बच्चा 4 to 5 है,
उससे पहले बच्चे, मैं कहती हूँ, मदर के पास ही रहें तो ज़्यादा, अपने कमरे में रहें, उनको मदर की ज़रूरत होती है। 4+3 स्पेसेस होने चाहिए कमरे के अंदर, जैसे मैंने आपको शेयर भी किया होगा, आप उनको भी दिखा दीजिएगा। जोनिंग स्पेसेस दिखाते हैं व्यूअर्स, वो जो बेसिकली कट्स हम आपको भी दिखाते हैं, वो डिफरेंशिएट करेंगे कि ये 3 किस्म की स्पेसेस जो हैं गलत कैसे लगती हैं और ठीक कैसे लगती हैं। उसी स्पेस को आप किस तरीके से, अब ये देखें कॉमन प्रॉब्लम्स आ गई। क्लटर्ड रूम से बात करते हैं, फिर नो स्टडी स्पेस एंड टू मेनी थिंग्स ऑन द फ्लोर। क्लटर्ड रूम, अब देखें कमरा उन्होंने बनाया तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें कि वो तुन्ना हुआ है कमरा। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है या खेलना भी चाहता है तो उसके तो चलने की जगह नहीं है। कमरे, अगर यूजुअली हमारे पाकिस्तान में कमरों का साइज़ होता छोटा है तो हम उसके अंदर बेड का स्पेस ज़्यादा कर देते हैं। जब भी आप बच्चे का कमरा डिज़ाइन कर रहे हो, आप बस उसके जोन आप डिसाइड करें कि बच्चे ने पढ़ना कहाँ है, सोना कहाँ है, खेलना कहाँ है। ये 3 चीज़ें आप अपने जहन में रखें जब भी बच्चे का कमरा आप डिज़ाइन करें। और कलर्स भी आप जब रख रहे हों तो आप बहुत ज़्यादा ब्लूज़ और पिंक्स में ना जाएं, लाइट कलर्स रखें, न्यूट्रल रखें ताकि द चाइल्ड कैन ग्रो इनटू दैट रूम। और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हर बच्ची को पिंक पसंद है और हर लड़के को जो है वो ब्लू पसंद है। बिल्कुल। आई मीन माय हस्बैंड फॉर एग्जांपल हिज फेवरेट कलर इज ग्रीन, वैसल का। बिल्कुल। माय फेवरेट टू ऑफ माय फेवरेट कलर्स आर रेड एंड ब्लू। यस। पिंक एक्चुअली मेरी पसंद के कलर्स में से नहीं है, बट क्योंकि लोग कहते हैं पिंक मुझे सूट करता है तो मेरी जो स्टाइलिस्ट है निदा वो मुझे उसमें स्टाइल ज़रूर कर देती है। लेकिन जब मेरी अपनी उसकी तरफ जाए, पर देखो घर तो अपनी एक पर्सनल स्पेस है, उसमें तो इंसान को कंफर्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल। तो यानी कि आप बेसिकली ये कह रही हैं कि बच्चे के कमरे को बच्चे के मिजाज से बनाना चाहिए, अपने मिजाज से नहीं। यस, बच्चे के यूज़फुल स्पेस को यूटिलाइजेशन के लिहाज से आप बनाया करें, नॉट फॉर डेकोर, फॉर यूटिलाइजेशन, ताकि बच्चे को वो स्पेस यूटिलाइज करने का तरीका आए कि जब मैंने सोना है मैंने क्या करना है, जब मैंने पढ़ाई, ताकि बच्चे की लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, ताकि उसके लाइफ में एक सिस्टम आ जाए। मुझे लगता है कि जैसे ये हमने अभी देखी कि कैसा कमरा नहीं होना चाहिए, अब जैसे होना चाहिए वो वाली भी हमारे पास एक है, ये देखें ना, अब नहीं होना चाहिए। स्टडी स्पेस भी अब आप देखें कि इतनी ज़्यादा वो क्लटर्ड है कि बच्चा वैसे ही पढ़ने के लिए बच्चे जो है तंग करते हैं, ऊपर से आप अब बच्चे को कह रहे हैं कि जाओ जी उस कमरे में जाके पढ़ो। मुझे अक्सर ये लगता है साथिया जी कि क्लटर्ड ऐसी स्पेसेस उन बच्चों के कमरे में होती है जिनके माँ बाप भी क्लटर में रहते हैं। बिल्कुल। जिनके बच्चों के कमरे का ये हाल होता है, उनके माँ बाप के कमरे का भी अक्सर यही हाल होता है। बच्चे का माइंड भी क्लटर होता है ना, फिर आप बच्चे को सिखा भी रहे हो, लाइफ भी उनकी फिर क्लटर हो जाती है। अब ये तस्वीरें दिखाई तो उसके बाद अब जो उसी स्पेस को, अब ये देखें, ये टिप्स हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज। जब आप अपने बेबीज़ के रूम डिज़ाइन करें, अब देखें ना, ये जो बेड आपने बनाया मैम, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन आप उसके अंदर स्टोरेज डाल दें। अभी ये सारे बेड्स हैं कस्टमाइज्ड, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते। आप दीवार के साथ सिंगल बेड बना दें, कस्टमाइज करके कारपेंटर के साथ, शीट्स के साथ और नीचे आपने दराज डाल दिए, उसके अंदर सारी चीजें आ गई। अब देखिए ना, उसी दराज के नीचे मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि उस बेड की जो चादरें और सारा उस कमरे का एक है, एक साइड पर डाल दिया, बच्चे के जो बच्चे के सारे टॉवल्स और इस किस्म की चीजें यूज करने वाली, वो सारी चीजें आपने इस नीचे वाली स्टोरेज में डाल दी, क्योंकि ये हर रोज खुलने वाली, बिल्कुल। आपने साथ लगा दिया फोल्डेबल डेस्क है। अच्छा, वापस उस पिक्चर की तरफ चलते हैं प्लीज। अब ये देखिए, ये फोल्डेबल डेस्क है। ये अगर जगह कम हो, 3 से 5 मरले के घरों में जगह कम होती है हमारे पास, तो जब बच्चे ने पढ़ना है हमने फोल्डेबल डेस्क निकाल लिया, इसको खोला और वरना इसको दीवार के साथ वापस उसके ऊपर हमने शेल्विंग लगा दी ताकि बच्चे के बुक्स हैं, बच्चे के बाकी जो होमवर्क की चीज़ें हैं, कोई फालतू टॉयज़ हैं, हमने शेल्व्स के ऊपर कर दी ताकि क्लटर और गंद उसी में रहा। और बच्चे ने पढ़ाई कर ली, हमने डेस्क बंद कर दिया, बच्चे ने बैठ के खेल लिया, और उसके बाद हमारा पढ़ाई वाली बात भी ख़त्म होगी। और साथ में बास्केट्स वगैरह हमने रख लिए फॉर द टॉयज। मैं ना आजकल खैर वो उसी एपिसोड, अभी स्टोरेज ऑटोमन, अब ये भी एक चीज़, ये हमारे टॉयज, अभी बच्चे के खेलने का टाइम आ गया, हमने स्टोरेज में से सारे टॉयज निकाले, बच्चा नीचे बैठ के खेल रहा है मामा के साथ। और खेलने के बाद आपने बच्चे के साथ एक एक्टिविटी बनाई कि कम ऑन क्लीन अप, वापस हमारा होता था, जैसे ही होता था मैं कहती थी कम ऑन हसन, कम ऑन मानो, क्लीन अप, तो हमारा क्लीन अप का टाइम होता था, फिर हम मिलके चीजें, बट अगेन माँ बाप साथ में खुद भी उठा के 6-8 दफा डालेंगे साथ के बेटा आप भी करो, मामा भी करती है, बाबा भी करते, हुआ
तीसरे चौथी दफा बच्चे को कहेंगे बेटा अपना चलो सामान Yes. तैयार करो, वो खुद ही कर देगा। उसको एक गेम बना के फिर उसको एक हैबिट बना दे। बच्चे स्पंज होते हैं, आप जो उनको रूटीन सिखाएंगे वो लाइफ में उसको यूज़ करेंगे, पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगे। आजकल ना मैं नेटफ्लिक्स पे शो देख रही हूँ, हैक योर होम। यस, वो बड़ा ज़बरदस्त। वो 8 या 10 एपिसोड थे Yeah, टोटल, yeah. वो मैंने देखे और उसमें मैंने इस तरह का फोल्डेबल डेस्क भी देखा, मैंने इसी तरह देखा। होता ये कि व्यूअर्स पाकिस्तान में घर बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल। बाहर के मुल्क में 2-3 मरले वाले ही घर होते ऐसे ही हैं, है, चुनने चुनने से होते हैं। अब उनके अंदर अक्लमंदी वो ये करते हैं कि उनका जो फॉर एग्जांपल सिटिंग रूम है उस वो डाइनिंग रूम में भी कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल और वही बच्चों का प्ले एरिया भी बन जाता बिल्कुल है, ऐसा लेकिन उसको मैनेज करना होता है। मैनेज कैसे करना, बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, क्योंकि हमने ब्रेक की तरफ जाना है, तो सादिया जी से ये जानेंगे कि जैसे कि अब एक कमरा, एक सहन है, ओपन स्पेस है, बेडरूम चले अपनी जगह, उस जगह को पूरी फैमिली के लिए यूजेबल कैसे बनाएं। ठीक है। अब जैसे कि खाना भी वहीं पे लोग खाते हैं, वहीं पे लोग बैठ के टीवी शीवी और हल्ला गुल्ला गपशप भी करते हैं और वहीं पे बच्चे भी खेलते हैं। ठीक है। तो उस एक जगह को कैसे ऐसे डेवलप करें कि हर बंदे को अपनी चीज़ भी मिल जाए ठीक है। और खर्चा भी ना हो। ठीक है। तो इसकी तरफ हम जाएंगे। मुझे पता है बहुत से लोग कह रहे होंगे भाई हमारे पास तो एक ही कमरा है, बेडरूम तो इतना सा है, कमरा हमारे पास एक बड़ा सहन है, अब उसके अंदर हम क्या क्या करें। ठीक है। बैठ के रोटी खा सकते हैं या टीवी देख लेते हैं, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो उस जगह को भी कैसे हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ सादिया वहीद है, इंटीरियर स्टाइलिस्ट भी हैं एंड इनका अब एक ब्यूटी पेज भी है जिसका नाम है एज विद एलिगेंस। सादिया जी का कहना है कि अगर आपकी 40 साल से ज़्यादा उम्र है और आप एलिगेंटली एज करना चाहते हैं तो इनके पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे पेज है, इट्स नॉट अ पेड थिंग और एनीथिंग व्यूअर्स। बस मैं वैसे ही इनको जब फॉलो कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि इन्होंने नया पेज स्टार्ट किया, तो मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि व्यूअर्स हम सब ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं और उन डिफरेंट स्टेजेस में हमारी ज़रूरियात और हमारी सोच और हमारी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 40+ पे अक्सर ख़वातीन की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि ये स्टेज होता है जब पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज स्टार्ट हो रही होती है और औरत में सेल्फ रियलाइजेशन आ रही होती है। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ से गुजर हैं तो डेफिनेटली फॉलो सादिया। इट्स कॉल्ड एज विद एलिगेंस। age.with-elegance। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि हम ये तो बात कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अब मुझे आप ये गाइड करें कि हमने जो ब्रेक से पहले बात की मैम कि एक स्पेस है जी। अब उसको बच्चों के लिए कैसे कंड्यूसिव बना सकते जी। अपने लिए भी, और अगर मेहमान भी आए। देखिए बहुत से लोगों के पास एक खुला सहन या एक बड़ा कमरा होता है, जी, जी। उधर ही उन्होंने टेबल कुर्सी लगाई होती है, डाइनिंग की और सारा कुछ। जी। ऐसी जगह को बच्चों के लिए कैसे इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि बच्चे बाद में होते हैं, ये जगहें पहले बनी हुई होती हैं। जुगन, कोई भी स्पेस हमने डिज़ाइन करनी है ना, उसकी दोबारा मैं यही बात करूँगी, जोनिंग करनी है। तो स्पेस अगर आपका सहन है और बड़ा स्पेस भी है ना, तो अगर हमने बच्चों के लिए भी करना है, हमने गेस्ट्स के लिए भी हमने उसको यूज़ करना है, हमने उसको डाइनिंग के लिए भी यूज़ करना है, तो उसकी जोन्स बना लें। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स। ये जैसे कालीन है, आप सोचे कि जैसे ये हमारा रूम है मैम जी, exactly। अब मुझे बताएं कि इसको हम कैसे जोन करेंगे, हम इसको इस कारपेट को हम जोन करें। अभी अगर लेट्स डिपेंड करता है कि हमारे एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ठीक है। अगर एक तरफ से हमारा बावर्ची खाना आ रहा है, एक तरफ से हमारा एग्जिट का दरवाजा आ रहा है, एक तरफ से, इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि दरवाजे कितने, कि पूरी दीवार कहाँ मिल रही है। हमने देखना है पूरी दीवार कहाँ से आ रही है, हमारा बाहर का दरवाज़ा कहाँ से आ रहा है, हमारा किचन का दरवाज़ा है। तो जो भी व्यूअर देख रहा है वो अपने जगह के लिहाज से सोचे कि कौन सी जगह सूटेबल के हम ये जोन। एग्जांपल देती हूँ, सोचे यहाँ एक दरवाजा है Yeah। और एक वहाँ दरवाजा है, वो दरवाजा किचन की तरफ जाता है हाँ। और ये दरवाजे से आप इस सहन में एंटर होते हैं। ठीक है। और ये आपके पास फुल आ गई, दो फुल आ दीवारें। गया, तो क्या करें आप? जो किचन के करीब आएगा ना वो एरिया बनेगा, डाइनिंग जोन बन जाएगा। वहाँ पे जैसे अगर यहाँ हम पे आपने छोटा गोल सा टेबल रख लिया। गोल रखिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या सेंटर बेहतर होती है? अक्सर लोग सेंटर में रख देते हैं या फिर किसी दीवार के साथ। इट डिपेंड्स। अगर सेंटर में ट्रैफिक नहीं
ऑब्स्ट्रक्ट करी ना तो हम सेंटर में कर सकते हैं। अगर चारों तरफ हमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही तो हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा आ सकता है। अगर हम साइड पे भी करना चाह रहे हैं और एक तरफ हम बफे रखना चाह रहे हैं और सेंटर में से लोग गुजरना चाह रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं। जैसे बफे की मैम बात कर रही हैं, जैसे आप उनके पीछे ये वाला टेबल देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला, राइट, ये जो कंसोल टाइप है। अब बुफे टेबल अगर आपके पास बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं व्यूअर्स, इस टेबल की, राइट, ये एक बुफे टेबल स्टाइल चीज़ होती है। तो जैसे कि अब मैम ने बताया कि ये हमारा रूम है, ये आपका किचन है, यहाँ पे आपने एक राउंड टेबल रख दिया और बेशक इस दीवार के साथ आपने कंसोल रख दिया, या जैसे आपने कहा कि बुफे टेबल रख दिया। अब उसके ऊपर आप नॉर्मली डेकोरेशंस रख सकते हैं, लेकिन जब मेहमान आए और आपने खाना लगाना है और लोगों ने बैठ के भी खाना है, तो वो ड्रिंक्स रख लिए, डिजर्ट्स रख लिए, सैलेड रख लिए, जो इसकी डबल यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब याद रखें लोगों ने टीवी भी देखना है, टीवी आपका सेंटर में आ गया, टीवी आपका सेंट्रल स्पेस आ गया, यानी कि इस दीवार पे आ गया। जो चीज़ आप ज़्यादा करते हैं ना, टीवी भी आजकल जो लोग ज़्यादा नहीं करते, हम इसको कॉन्वर्सेशनल स्पेस कहते हैं, जिसमें हम बैठ के बातचीत करते हैं। क्योंकि लोग, मैंने देखा है 2-3 जगहों पे मैं गई हूँ, लोगों ने उसमें से टीवी वाला स्पेस निकाल दिए, टीवी वॉल मेरे से बंद करवा दिए कि जी आप सीटिंग स्पेस कर दें, अभी लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप टीवी वॉल छोटा कर दें, हम आपस में बात करना चाहते हैं। तो आप जो सीटिंग एरिया वो आप सेंटर में कर लें, क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं, गेस्ट्स भी ज़्यादा आते हैं, तो वो हमें हमेशा ज़्यादा बड़ा रखना पड़ता है। तो ज़्यादा लार्जर स्पेस हमारा सीटिंग का होगा और जो प्ले जोन होगा वो हमारा साइड पे हो जाएगा। तो हमारा डाइनिंग और प्ले जोन साइड पे और सेंटर पे हमारा आ जाएगा सीटिंग एरिया। तो लार्जर हमारी जैसे सीटिंग आ गई, वो लार्जर स्पेस और इस तरफ जहाँ से आप एंटर होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे आपने छोटे छोटे बच्चों के एक तरफ पढ़ने का कॉर्नर बना दिया, एक तरफ खेलने का बना दिया। ये हमारे जोन्स आ गए। और अब ये आपका पूरा कमरा, व्यूअर्स देखें, ये आपका खाना हो गया, यहाँ पे आपका कंसोल टाइप आ गया, और जैसे कि मैडम ने कहा स्टोरेज वाली अगर चीजें बनाते हैं तो आप कंसोल भी स्टोरेज वाला बना सकते हैं। मेरे पास एक कंसोल है, उसमें छोटी छोटी दराज में छुरियां, कांटे, सारा कुछ आ जाता है मैम, बर्तन डाल दें आप उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आपका कंसोल आ गया, ये आपका ये आ गया। अब आपका ये डाइनिंग एरिया मुकम्मल हो गया। यहाँ आप आगे आए फ्रंट, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी जगह है कि आप फेस टू फेस सीटिंग, बड़ी एक आइडियल सिचुएशन, 2 दीवारें आ गई। बिल्कुल। और आपने यहाँ पे जब आए, यहाँ से हमारा एक और एंट्री पॉइंट था यहाँ पे, और यहाँ पे आपने बच्चों का प्ले एरिया बना दिया, तो वो सारा जोन हो गया। सो हर जगह के लिए स्पेसिफिक जोन हो गया कि आपने उस जगह पे सेपरेट चीज़ करनी है। अच्छा, अब आखिरी चीज़, आपने एक रूम रीडू किया है बिफोर एंड आफ्टर। ये ऑब्वियसली ज़रा से बड़े बच्चे का है, यानी कि अब 8-10 साल से लेके टीनेज तक, राइट। वो वाली तस्वीर मैं आपको व्यूअर्स दिखाना चाहूँगी ज़रूर। हाँ जी, इसके बारे में मुझे बताएं। अब मैं आना चाह रही हूँ ज़रा ओल्डर बच्चों की तरफ। इनके बड़े क्लियरली डिफाइंड टेस्ट्स होते हैं। अब एक बच्चा है, उसको ग्रे कलर बड़ा पसंद है जी। अब मेरे बेस्ट फ्रेंड रासिक है कराची में, उनके बेटे नाइल का जो कमरा है वो डार्क ग्रे, चारों दीवारें हुई हैं। मैं अक्सर कहती हूँ रासिक को, मैंने कहा रासिक जब नाइल आके यहाँ ठहरता है कनाडा से, उसको हॉल नहीं उठते, ब्लाइंड्स भी डार्क ग्रे कलर की पेंट कर दी हैं, तो अगर सब कुछ वो हो और आप दरवाज़ा खोलें तो घुप अंधेरा होता है, लाइट ऑन 10 करें तो फिर उस कमरे में लाइट आती है। अब मेरे पेज पे कोई जाएगा तो उसमें मेरे जो बेटे का कमरा है वो भी ब्लैक है और एक ग्रे है, वो एक गेमिंग का रूम है और जो एक है वो ब्लैक है। तो जो बॉयज़ हैं उनको जब टीनेज जोन में है तो वो मिस्टीरियस सी उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, तो दे लाइक टू बी इन द डार्क एंड दे लाइक टू बी मूडी। तो वो मूडी रूम्स वो बनाते हैं तो उनको पसंद आता है, वो डिस्कवरी में होते हैं। लाइट की मार्जिन तो होनी चाहिए। हाँ, वो लाइट की मार्जिन होनी चाहिए। आप एक फोकल बना दें वॉल, जैसे मैंने अपने बॉयज़ के रूम में एक फोकल बनाया हुआ है जो एक डार्क वॉल है, बाकी सारे वाइट हैं। सो एक ग्रे वॉल है, बाकी वाइट है। You see, that's what I'm saying. I've balanced it. तो आप कर्टन्स ब्लैक है लेकिन अंदर वाइट हैं, शीयर्स वाइट हैं, सो इट्स ऑल बैलेंस्ड विद ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे एंड वाइट। सो बैलेंस करके, आपने सारा ग्रे नहीं करना, आप उसको बैलेंस करके रख सकते हैं ताकि देयर इज इक्वल अमाउंट्स ऑफ डार्क विद मोर वाइट एंड स्मॉलर पार्ट्स ऑफ डार्क एंड ग्रे, ताकि वो बैलेंस हो जाए, एकदम आपको ना लगे कि आप अंधेरे कोटली में। क्योंकि बच्चियां भी कभी कभी कहती है कि मुझे रेड बहुत पसंद है, हर चीज रेड कर दी। अब रेड इंसान को हाइपर करता है जी, कलर अफेक्ट करता है आपके मूड को। और आपको अब आपका बेटी वैसी हार्मोनल चेंजेस, उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, तो लाल 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 देख के वो छत को वजी हो। ट्रू। सो एंड में मैम हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगी आप जब भी अपने बच्चों का कमरा करें, आप ज़रूर ये सोचें कि लाइट कलर्स
और जोन्स, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को अफेक्ट भी करती हैं, और जब बच्चे ग्रो करते हैं, क्रिएट समथिंग विच कैन ग्रो विद योर चिल्ड्रन। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये याद रखें कि बच्चे भी घर का उतना ही हिस्सा है जितने आप हैं। हम असल में जब तक बच्चे एक सर्टन उम्र पे नहीं पहुंचते और हमें धचका नहीं लगता कि वो ये तो बड़े हो गए हैं, हम तब तक उनको सच्ची बात है और मतलब इंसान से ज़्यादा ऑलमोस्ट लाइक पेट्स ट्रीट करते हैं कि हर चीज़ पे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम कहेंगे कि भाई रोटी इंज खानी है, इतने ऐसे होता नहीं है व्यूअर्स। दुनिया बहुत बदल गई है और जेन जी तो अपने ही बिल्कुल टेंजेंट पे है। तो इस वजह से उनको भी साथ लेके चलना है, अपनी चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन एक बात पे इस सेगमेंट को क्लोज करूँगी कि व्यूअर्स, बच्चों को भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो किसी एडल्ट को मिलती है। हाफ द रीजंस बच्चे एक्ट आउट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनकी बात को और उनकी किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती। सो जिस तरह हम भी चाहते हैं कि वी आर सीन, वी आर हर्ड और हमें भी एजेंसी मिले, तो हम ये तो हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं। तो छोटी उम्रों पे उनकी ख्वाहिशात छोटी छोटी, जैसे कि उनके रूम्स को डू अप करना, उनके साथ 1-on-1 टाइम, जैसे मैम ने बार बार कहा, शी इज़ अ मदर हरसेल्फ। 3-4 साल तक बच्चों को 1-on-1 मदर के साथ टाइम और फादर के साथ टाइम मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें अक्यूमुलेट करके एक मुकम्मल और होपफुली एक हाई अचीविंग इंसान क्रिएट करती हैं। थैंक यू सो मच मैम। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त फाइनली वो पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जिनका इंतज़ार था, आने का उनका यही टाइम था, लेकिन हम 1.5 घंटे से चाह रहे थे कि हम उनसे मिल लें, क्योंकि जब भी कोई ब्रिलियंट और अमेजिंग चीज़ हमारे पाकिस्तान के लिए हो रही होती है, तो जो लोग अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए, तो हम उन लोगों को ज़रूर अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं और बल्कि उनसे गाइडेंस भी लेते हैं कि हम अपना हिस्सा कैसे डालें। लेकिन उनसे मिलने से पहले जल्दी से शेफ़ कनीज़ फातिमा से मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि कोई 1.5 घंटे से वो शीर खुरमा ही बना रही हैं। जी हाँ जी, शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। उसकी गार्निशिंग भी करती है। गार्निशिंग बादाम, छवारा या जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, आप उसके साथ मज़ीद उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब जो हम बात करने जा रहे हैं आपने सुननी ज़रूर है, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी को, स्पेसिफिकली पंजाब को पर्टेन करती है। बट जब हम व्यूअर्स पंजाब में जो ब्रिलियंट चीज़ें हो रही होती हैं उन पर बात करते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम इसलिए नहीं कह रहे होते कि देखो पंजाब में तो ये हो रहा है, वो तो हो ही रहा है और सबको नज़र भी आ रहा है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिकेटर। दूसरे प्रोविंसेस भी इससे एक क्यू लेके इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप देखें, कुछ चीज़ें दूसरी जगहों से भी पिकअप हुई, कुछ चीज़ें यहाँ से पिकअप हुई, बट जहाँ पे क्रेडिट देना बनता है वहाँ पे मैं ज़रूर दूँगी। अगेन मैं सलाम पेश करूँगी और खराज तहसीन पेश करूँगी हमारी पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा। एंड यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि मत भूलिए कि शी इज़ समवन जो हमेशा ब्रिलियंस में उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने ना सिर्फ पंजाब को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की, पंजाब का पूरा चेहरा ही उन्होंने बदल दिया है, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और फिर उन्होंने अपने, अगर हम ये कहें कि अपने सोल्जर्स जो हैं वो लगा दिए वेरियस जॉब्स के ऊपर कि भाई आपके अंडर ये, आपके अंडर ये, आपके अंडर ये, तो उन लोगों की भी सिलेक्शन बड़ी ब्रिलियंस के साथ की कि इज़ द पर्सन द राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो आइए एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी से मिलते हैं, चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन स्किल्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अदनान अफजल चट्टा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जुगन आपके यहाँ इनवाइट करने का। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर टुडे। अदनान साहब, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप आए हैं। देखें, एज एन इंडिविजुअल अपनी जगह, लेकिन जिस पोस्ट पे आप हैं और जो काम आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप पुश कर रहे हैं कि ना सिर्फ हमारा मुल्क दिखने में लोगों को अच्छा लगे, बल्कि हमारी इकोनॉमी भी एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे जी। और उसमें आप बहुत बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये समझाएं कि चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन स्किल्स डेवलपमेंट है क्या? ये बहुत से अंग्रेजी के अल्फाज हैं, इनको आप हमारे लिए तशरीह कर दें। ये देखें, लास्ट ईयर जुलाई में ना जब चीफ मिनिस्टर साहबा ने पंजाब में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के अदारे थे, हमारे पास एक टैप्टा पब्लिक सेक्टर का अदारा है जिसमें कुछ 380 इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस द पंजाब, हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन उनकी प्रेजेंस है।
फिर हमारे पास एक अदारा था पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, उनकी प्राइमरीली फंडिंग होती थी उशर एंड ज़कात से, कि जब आप उशर एंड ज़कात की फंडिंग जब देते हैं तो लोग कहते थे कि चले आप इनको कुछ थोड़ा सा हुनर सिखा दें इस उशर एंड ज़कात के पैसों से। तो वो भी पंजाब के रिमोटेस्ट एरिया में छोटे छोटे अदारे थे, तकरीबन 190 इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद हमारे पास 190 इंस्टीट्यूशंस इन रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ द पंजाब। तो 382 टैप्टा के, 190 PVTC के, फिर पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड बनी, वो P&D के अंडर थी। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर ये सेक्शन 42 कंपनी थी जो कि इंटरनेशनल डोनर्स से पैसे लेके, जब डिफर्ड यूके का एक डिपार्टमेंट था, उन्होंने हमें पैसे दिए, तो उस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे, तो उन्होंने PSDF बना दिया। फिर पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एक हमने अथॉरिटी भी क्रिएट कर दी, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। अच्छा, अब ये सारे लोग ना प्रोग्राम पे अलग-अलग आ चुके हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं मुझे समझ आ रही कि इनको जोड़ा क्यों नहीं जा रहा था? इन सबको जोड़ दिया ना टास्क फोर्स ने। ओह, तो दैट्स व्हाट। तो टास्क फोर्स ने इन सबको जोड़ा Sir, और इनको, amazing. और वी ऑन इट वाज द विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब कि हमें स्किल्स डेवलपमेंट जो है, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन। वी ऑल नीड स्किल्स, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं। पंजाब में आपको पता है कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 30। 30 साल से नीचे के 65% लोग हैं। अच्छा चट्टा साहब, अगर आप माइंड ना करें तो एक जी। सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपको देखिए, हमें अभी तो नजर आ गया ना कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, बट जब आपको चूज किया गया था टू कम ऑन एज चेयरपर्सन, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी? देखिए मैडम, जिसको भी सेलेक्ट करती हैं उसके पीछे उनकी बड़ी क्लियर रीजनिंग होती है कि भाई इफ यू आर फिट। तो आप अब थोड़ा सा सर अगर हमें भी अपने एक्सपीरियंस का हाईलाइट देंगे तो प्लीज़। देखिए, मेरा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा ने जब मेरा इंटरव्यू किया था, तो मुझे नहीं पता था कि शी विल गिव मी दिस टास्क। शी इंटरव्यूड मी एंड वन डे आई रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम हर स्टाफ के टुमारो इज़ योर प्रेजेंटेशन 3 PM टू चीफ मिनिस्टर ऑन स्किल्स डेवलपमेंट। स्किल्स डेवलपमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, उसमें उससे पहले हमारी कोई थोड़ी सी इनिशियल जो थी डिस्कशन चीफ मिनिस्टर से हो चुकी थी। क्योंकि सर बहुत से लोगों से बात की गई थी, उनको इंटरव्यू किया गया था, उनकी वेटिंग की गई थी, चीज़ें चेक की गई थी। तो आई एम हर MPA, शी डिसाइडेड टू गिव मी दिस टास्क, और आई वाज टोल्ड कि आई एम चीफ मिनिस्टर पंजाब टास्क फोर्स ऑन स्किल्स डेवलपमेंट चेयरपर्सन। अब हमने उसके बाद देखे ना कि अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे सर 65। उस प्रेजेंटेशन में आपने क्या क्या कहा था? मैं एक्चुअली उस तरफ आना चाह रही ओके, थी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि इसका आपकी scope ड्रीम विजन इतना बड़ा स्कोप है, लेकिन मैंने कहा था कि हमें चंद एक जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में डिमांड है, उस पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, 5 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं हर साल, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। उन 5 लाख में से 30 या 40,000 बच्चे एम्प्लॉयबल होते हैं, बाकी सारे ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, उनकी डिग्रीज बड़ी शानदार होती हैं, लेकिन उनके पास करंट डे एम्प्लॉयर स्किल्स नहीं होती। तो वो जो एक गैप है ना इन द स्किल्स विच एम्प्लॉयर्स नीड टुडे, हमने उस गैप को स्किल्स डेवलपमेंट के जरिए कवर करना है। तो हमने कहा कि इसमें IT के एरियाज़ पे फोकस करें। वो बच्चे जो हमारे मैट्रिक तक नहीं पहुंचते या मैट्रिक होते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेके जाएं। अब उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, एयर कंडीशनिंग, HVAC, इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल डिमांड मौजूद है, हम अपने बच्चों को वो स्किल्स के वो कोर्सेज कराएँ, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड देन द ब्रिजिंग स्किल्स एज वेल। इस पे आप मुझे अलाउ करें कि जैसे हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कोर्सेज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब शुरू किए। पहले तो ये डिपार्टमेंट बना दिया स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फिर हमने कंस्ट्रक्शन लैब्स बनाई। पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 लैब्स बनी, जिसमें आप अपना प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, सर ये टाइल जुलाई में फिक्सर- स्टार्ट हुए? जी, ये जुलाई में, पिछले साल स्टार्ट हो गया। ये लास्ट ईयर जुलाई लास्ट ईयर में, इट वाज इनॉग्रेटेड 2025 में। जी, 2025 दिस वाज और इनॉग्रेटेड। अभी व्यूअर्स देखें कि अप्रैल है, जी, अभी साल भी नहीं मुकम्मल हुआ। मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना हाँ थी कि जी। 10 मंथ्स। तो जी। जब हम कंप्लेन करते हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, जी। तो आप देखें कि कितने शॉर्ट टाइम में कितना कुछ हो रहा है और कितने अच्छे तरह से हो रहा है। जी सर। अब वो हमारे जो बच्चे उन कंस्ट्रक्शन लैब्स में जाते हैं, वो उनकी मैट्रिक पास या FA पास क्वालिफिकेशन थी। अब वहाँ पे जाके वो टाइल फिक्सर्स, मेसनर, ब्रिकलेयर्स, स्कैफ होल्डर्स, स्टील फिक्सर, सरिया बांधने वाले, शटरिंग वाले, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, इन सब के कोर्सेज हम करवा रहे हैं, 3 से 6 माह के कोर्सेज। साथ इनकी हम सऊदी स्किल टेस्टिंग एजेंसी से तो कॉमल सर्टिफिकेशन भी ले रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं इनका स्किल सेट ऐसा है जिनको सऊदी स्किल टेस्टिंग एजेंसी ने टेस्ट कर लिया। अच्छा, तो उससे इनको फ़ायदा क्या होगा सर? उससे ये होगा कि जैसे ही इनके कॉमन सर्टिफिकेशन हो जाती है, हम इनको सऊदी एम्प्लॉयर्स के सामने
इनकी जॉब्स के लिए वी ऑफर देम फॉर द स्क्रीनिंग। ओके, सो आप उनका कराते हैं इस इंटरव्यू करवाते बेसिस पे कि भाई इस उनको फिर आगे ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जाओ, पाकिस्तान से बाहर भी जाके दें, ताकि फिर उनको ये और लीगल अंदाज में मिले। लीगल और अंदाज ये में। अजीब हुंडी शुडी वो जो अजीबो गरीब चीज़ें थी कि मतलब कितनी हमने अजीब अजीब कहानियां सुनी है कि लोग इलीगल तरीके से गए, लोगों ने जान गंवा दी, लोग ही गायब हो गए, पता ही नहीं है कि फैमिलीज के लोग कहाँ कहाँ। तो ये सारी चीज़ें आपने स्ट्रीमलाइन अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इट विल बी चैलेंज टू कंसाइज दिस इन्फॉर्मेशन एंड गिव यू इन दिस सर शॉर्टेस्ट मुझे टाइम। हाइलाइट्स दे मैं दें ताकि हाइलाइट्स हमारे आपको व्यूअर्स को बता, पता अभी हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोर्सेज शुरू किए, हॉस्पिटैलिटी में शुरू किए, बाकी बेशुमार ऐसे जैसे हैचबैक, वेल्डर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डर्स और नर्सिंग असिस्टेंट, एडल्टरी हेल्थ केयर्स और इस तरह के जितने कोर्सेज जिनकी सऊदी अरेबिया में डिमांड थी, स्पेशली जीसीसी में। तो सऊदी अरेबिया में जाके फिर हमने मीट एंड ग्रीट इवेंट किए। सीएम ने कहा कि आप खुद जाएं, एम्प्लॉयर से मिलें जाके। तो हमने रियाद में, दमाम में, जद्दा में वी हेल्ड मीट एंड ग्रीट इवेंट्स। वी इनवाइटेड आवर सऊदी पार्टनर्स एंड वी गेव देम प्रेजेंटेशंस कि ये स्किल टेस्ट है जो पंजाब के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, और उसमें हमें यकीन जाने कि विद वन विजिट 43,000 बच्चों की प्लेसमेंट ऑर्डर्स मिले। अच्छा सर, अब मुझे इसके साथ एक बात गाइड करें कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे एज पाकिस्तानी सिटीज़न जैसे कि अगर आप लोगों के थ्रू हुआ और गए और कोई इशू होता है इन यंग लोगों को या इवन ओल्डर जनरेशन को, एज लिमिट तो है कोई कि नहीं? नहीं, इसमें आप तो अगर 21 कोई इशू होता है तो क्या आप उसमें भी फैसिलिटेट करते हैं? हमारी एम्बेसी बहुत एक्टिव है। इस मीट एंड ग्रीट इवेंट्स में भी हमारी एम्बेसी ने पूरा कोऑपरेट किया था, और उसके बाद भी अगर कोई हमारे लेबर अटैचीज़ वहाँ हैं, हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ वहाँ हैं, अगर कोई इशू होता है, लेकिन जाने से पहले हम इनकी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें इनको सारी चीज़ें बताते हैं कि अगर आपका अपने एम्प्लॉयर के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया है या अगर आप किसी दूसरे आपके कोलीग के साथ कोई मसला हो गया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, आपने फर्स्ट स्टेप पे कहाँ पे कंप्लेंट करनी है और किस स्टेप पे जाके आपने अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करना है। तो ये जो आपने जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, वेल्डिंग, हैचबैक, एल्डरली हेल्थ केयर गिवर्स, ये तो उन बच्चों के लिए हो गए जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं थे। अब हमारे वो बच्चे, आप देखते हैं कि हम चौथी लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है हमारे पास यूथ, जो हमारी यूनिवर्सिटी से फारिग होती है, कॉलेजेस से फारिग होती है, प्राइवेट सेक्टर से पढ़ती है। इनके लिए फिर हमने एडवांस आईटी टेक शुरू किया कि आप आएँ, हम आपको ट्रेन करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा एनालिसिस, AI कोडिंग। तो अब AI के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग, AI इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग एवरीथिंग। लेकिन AI में को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आगे बंदा यस पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये लोग नहीं रियलाइज करते। हाँ, AI में भी फिर नहीं, AI भी अब आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। आपकी जो आप फॉर एग्जांपल मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेता हूँ, PTV के अपने ऑपरेशंस हैं, तो PTV ने जो अपने ऑपरेशंस में एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, योर मैन पावर नीड डिफरेंट AI टूल्स and I may be as an MPA need different AI tools to increase my efficiency and my performance। तो हम AI for SMEs का कोर्स हम लेके आए, इस तरह पाइथन जो लैंग्वेज एडवांस वो लेके आए। फिर हमने एक चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किया इन BPO सेक्टर, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसमें हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से बैठ के, जिसको आप उर्फ में कॉल सेंटर्स कहते हैं, उसमें हम ऐसी ट्रेनिंग्स लेके आए जैसे अमेरिकन मेडिकल बिलिंग ट्रेनिंग है। ये $40 बिलियन की इंडस्ट्री है। आप यहाँ बैठ के, हमारा बच्चा 2 माह की ट्रेनिंग करके, जो कंपनी उसको अमेरिकन मेडिकल बिलिंग की ट्रेनिंग करवाएगी हमारे BPO प्रोग्राम के तहत, वो यहाँ बैठ के $1,000 से $2,000 यहाँ बैठ के अमेरिकन कंपनी के लिए काम करके कमा सकेगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर अकाउंटिंग टेक्नीशियंस, हमने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होती हैं UK में, अमेरिका में, उनकी 3 माह की ट्रेनिंग हम यहाँ करवा रहे हैं। फिर आपकी सेल्स डेवलपमेंट की, कॉल सेंटर्स की, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो UK बर्कशायर में आपका ब्रॉडबैंड फिक्स करती है, तो हमारा बच्चा जो होगा उसको लिंग्विस्टिकली वो ट्रेंड होगा कि ही विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद समबडी हु इज़ लिविंग इन बर्कशायर, और वो कहेगा जी मेरा आज ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा, मेरे में ये प्रॉब्लम हो गया। तो आपका बच्चा पंजाब के उस कॉल सेंटर में बैठा हुआ, उसका वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाएगा, उसका वो प्रॉब्लम फिक्स करेगा। अंदाज़ा करें कि उसका कितना एक्सपोजर होगा। ये पहले स्टेप की जॉब होती है जिसमें उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, और उसके बाद वो सेकंड स्टेप पे जाके लैडर पे अपने आप को एक्सेल कर लेगा, कोई और स्किल सीख लेगा। और ये जितने हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं इसमें गारंटीड है कि प्लेसमेंट, और इंडस्ट्री से करवा रहे हैं हम, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। CM उसको फंड कर रही है, इंडस्ट्री ट्रेन कर रही है और रिटेन कर रही है। तो इस तरह के अब हमारे पंजाब में आप देखें कि इतनी बच्चियाँ हैं जो घरों में बैठी हैं, उनकी आप जाके क्वालिफिकेशन पूछें
और भैया मैं एक बात बताऊं, मुझे जिस चीज़ का दुख होता है कि ये बच्चियां काम करना भी चाहती हैं और पता है क्यों स्टक हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इशू है कि अब्बा जी इजाज़त नहीं देते कि अकेले नहीं जाना, तो या मैं लेके जाऊंगा या भाई लेके जाएगा। अब अगर भाई और अब्बा जी मसरूफ हैं तो वो बेचारी जॉब पे नहीं जा सकती, 3 दिन वो जॉब मिस करेगी, उसको जॉब से निकाल देंगे। तो काम कर सकती हैं, क्वालिफाइड भी हैं, बट अब उनको ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे वो, अब वर्क फ्रॉम होम पूरी दुनिया से हो रहा है, यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही। और ये हमने ना एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया, ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन था कि हमारी पंजाब के रूरल बेल्ट्स में जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनको वर्क फ्रॉम होम सिखाएं। तो इसको हम कहते हैं एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू IT सपोर्ट, मैं डिजिटल के नाम से। इसमें जो घरेलू जो बच्चियाँ जिनकी 16 ईयर्स एजुकेशन है और वो घरों में बैठी हैं और पंजाब के देहातों में बैठी हैं, उनको इस प्रोग्राम के तहत हम डेस्कटॉप दे रहे हैं, 2 लाख रुपए का वाईफाई डिवाइस दे रहे हैं, 7 स्टाइपेंड देते हैं और 6 माह की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें पहले 2 महीने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं और उसके बाद डिफरेंट पाथवेज हैं। अब वो अपने इलाकों से अपनी प्रोडक्ट सोर्स कर रही हैं, उनको उस प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे लॉन्च करना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें उसमें सिखा रहे हैं। ये तो एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, लेकिन आप तक कैसे पहुंचना है ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हम ब्रेक के बाद भी उस फौरन वापस आएंगे। परवाज़ कार्ड हमने सर से डिस्कस करना है, वैसे उसका टीज़र तो वो हमें दे ही चुके हैं, लेकिन वी विल डिस्कस स्पेसिफिकली कि परवाज़ कार्ड क्या है। लेकिन उससे पहले जैसे कि सर कह रहे हैं इतना सब कुछ हो रहा है, अब अभी ऑन एयर आप लोग देख रहे हैं और आप कह रहे हैं 1 मिनट डेस्कटॉप भी मिल जाता है, ये भी मिल जाए, तो फिर हम कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? तो जो इन्फॉर्मेशन है कांटेक्ट की और ये सारी, वो अभी हम आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं अदनान अफजल चट्टा साहब, जो चेयरपर्सन हैं चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन स्किल्स डेवलपमेंट। अब व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, व्यूअर्स एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी सर, आपकी इजाज़त से इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। अब आप कहेंगे सानू तो नहीं पता कि हम क्या करें, और आप लोग बातें सुन रहे हैं और कह रहे हैं हाँ ये तो मैं अपने बेटे को भी इसमें डालना चाहती हूँ। तो व्यूअर्स, घर पे बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आपने इनको कांटेक्ट करना है, इनके इदारे को, तो आप psdf.org.pk पे जाएं। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो हर चीज़ की लिस्ट है, एक एक प्रोजेक्ट, राइट सर? या टैपटॉप पे चली जाएं, या टैपटॉप के भी कोर्सेज हैं और PBTC के भी कोर्सेज। बिल्कुल। सो आप जाएं और उस पर चेक करें कि आपसे कौन सी चीज़ परटेन करती है। उसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाएंगे इसी वेबसाइट पे, तो आपको हेड ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा लाहौर गुलबर्ग में, आपको UAN नंबर मिल जाएगा 042111117733। इनका ये UAN नंबर है। फिर हुनर हेल्पलाइन भी है, फिर रेगुलर लैंडलाइन नंबर भी है, ईमेल भी है, वेबसाइट भी है, और अगर आपने कोई शिकायत या विसल ब्लोइंग करनी है तो उसका नंबर भी लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स, और अगर और कुछ नहीं तो आप इधर ही ईमेल करना चाहते हैं तो आप इसी के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मेरी रिकमेंडेशन है जाएं एंड अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल। तो अब आप बताइए परवाज़ कार्ड एंड मज़ीद और क्या होना है परवाज़ कार्ड? अच्छा, परवाज़ कार्ड की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई? जब हमने बच्चों को इन वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज़ में डाला, तो आप समझते हैं कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे पंजाब के वो बच्चे जाते हैं जो ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं होते, हाई इनकम ग्रुप से नहीं होते। एक प्लम्बर, एक वेल्डर, एक स्कैफोल्डर, एक स्टील फिक्सर, एक कलनरी आर्ट में या फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट, ये वो बच्चे बनते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। अब हमने उनका सर्वे करवाया। हमने सोचा कि आपने एक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, डू यू वांट टू गो अब्रॉड? 80% ने कहा येस वी वांट टू गो अब्रॉड। तो हमने कहा कि ओके, डू यू हैव रिसोर्सेज टू गो अब्रॉड? आपके पास पैसे हैं बाहर जाने के लिए कि आपको कोई माली मदद चाहिए? तो 80% बच्चों ने उसमें कहा कि हमें माली मदद चाहिए, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो वज़ीर आला ने कहा कि हम इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करो कि जो इनको पैसे चाहिए वो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको इंटरेस्ट फ्री दे देती है। अब फॉर एग्जांपल, आपने मेरे पास ट्रेनिंग कंप्लीट की है, मैंने आपको इंटरनेशनल एम्प्लॉयर से मिलवाना है, आपकी जॉब का बंदोबस्त करना है एज ए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और जब आपकी जॉब का बंदोबस्त हो जाए
तो जो आपको पैसे चाहिए, पैसे आपको कौन से सर, ये चाहिए, तो दुनिया में कहीं नहीं होता ये सर। दुनिया में कहीं नहीं होता, ये पूरा इकोसिस्टम है। मैं ये कनाडा कहता में हूं। रह के आई हूँ व्यूअर्स, अमेरिका में बड़ा वक्त गुजारा है और मैंने इंग्लैंड में भी बड़ा टाइम गुजारा है, एज एन आई फिजिकली बिंदा है, मेरे दोस्त अहबाब वहाँ बड़े काम करते हैं, फैमिली कहीं पे नहीं होता। कि आपको गवर्नमेंट खुद बैरून मुल्क नौकरी का बंदोबस्त करके दे, आप हमारे साथ स्किल सीखें, हम आपको बैरून मुल्क नौकरी का बंदोबस्त करके देंगे, एम्प्लॉयर से मिलवाएंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपकी डुअल स्किल वेरिफिकेशन की पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी। जैसे अगर सऊदी अरेबिया के लिए तो कॉमन सर्टिफिकेशन है, तो वी विल पे फॉर दैट। अब उसके बाद आपको पैसे चाहिए बाहर जाने के लिए, आपको क्या पैसे चाहिए? आपको टिकट चाहिए, 1 डेढ़ लाख रुपए की टिकट है सऊदी अरेबिया जाने की, आपको मेडिकल करवाना है, आपको जूती कपड़ा लेना है, आपको अपनी जो है जो आपका जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है जिसने आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है, एजेंसी, उसकी सर, ये $300 फीस है। promoters जो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट से रेट जो रैंडम टाइप होते हैं, मैंने अपनी, मुझे पाकिस्तान में अब रहते हुए 20 साल हो गए सर, वापस आके कनाडा से, एंड आई कांट टेल यू कि मुझे कितना दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि कोई रैंडम बंदा कहेगा भाई तू 10 लाख रुपए 12 लाख पढ़ा दे तो तेरा काम हो जाएगा। सारा काम इलीगल होता है, अजीब उनको स्मगल करके पहुंचाते हैं वहां पे, पर अल्लाह माफी दे वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं, फिर ना उनका सिर ना उनका पैर, घर वाले अलहदा पिट रहे, क्यों? क्योंकि मजबूरी का फायदा उठाया। अब आप देखें ना कि यही अनएथिकल रिक्रूटमेंट को ख़त्म करने के लिए हमने वो एथिकल रिक्रूटर्स जिनको फॉरेन एम्प्लॉयज़ ने एंडोर्स किया हुआ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल हमारे फ्लैटिस में 3 दिन इंटरव्यूज़ होते रहे। अमेरिकाना एक कंपनी है, वो आई, उसने 217 बच्चे हमारे सेलेक्ट किए। हमारे पास इस वक्त 8,000। सबसे बड़ी बात ये लीगल गैर कानूनी नहीं, गैर कानूनी नहीं, गैर और कानूनी जाते में तो जॉब सर शुरू कर पकड़ लेनी। इतनी बुरी है कि मतलब आप सारी जिंदगी के लिए जेल गए। जी, तो इस प्रवास कार्ड के जरिए जिसकी नौकरी होगी है उसको हम देंगे, और वो उसके बाद ये लोन होगा, 3 माह जाके काम करे, चौथी जब इसकी सैलरी आए तो ये इंटरेस्ट फ्री होगा, अगले 12 महीनों में थोड़े थोड़े पैसे करके गवर्नमेंट को दे दें। क्या बात है सर। और आगे का क्या प्लान है अब इसके? आगे का प्लान ये है कि अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं सर कांग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट, थैंक यू ब्रिलियंट। हम जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है वो चाहती हैं कि पंजाब को स्किल्ड मैन पावर का हब बनाना है। ये जो अभी हमने कि ये बहुत थोड़ा है, इसको लार्ज स्केल पे लेके जाना है। थोड़ा है। अभी हमारा क्या है कि हमारा टारगेट ये है कि जोगन देखें, अभी पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटीज़ की हर रोज़ मीटिंग होती हैं, उसमें स्किल्स डेवलपमेंट का मेन रोल है। स्किल्स डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, हर सेक्टर में, आपकी टूरिज़म में, हॉस्पिटैलिटी में, आपके एग्रीकल्चर में, फिशरीज़ में, आपके लाइफ स्टॉक में, हर जगह पे हम नेक्स्ट जनरेशन की जो स्किल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सर लेकिन अगर बच्चे अप्लाई करते हैं तो जगह है, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी जी। जैसे कि अगर इतनी जगह है और इतने लोग अप्लाई करते हैं, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, अगर इसमें सामने ये कन्फाइंड पाकिस्तान की मार्केट तक तो नहीं रहे, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की बहुत डिमांड है। हम दुनिया के उन 4 मुल्कों में हैं जिनमें पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉजिटिव है। दुनिया में 4 मुल्क है सिर्फ। दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस है, यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है, जापान में एजिंग पॉपुलेशन। वो तो मांग रहे हैं कि बाहर से हमें लोग ला के अब हमें वो मांग रहे हैं तो हमें वो लोग देने हैं जो वो मांग रहे हैं। हमने उनकी स्किल्स वी वांट टू एक्सपोर्ट स्किल विद इंटेग्रिटी। अब हम अपने जितने कोर्सेज हैं इनके साथ हम यूके की यूरोपियन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमारे डीएज जो होंगे वो सारे यूरोपियन क्वालिफिकेशन के लेवल के होंगे। हम अपने बच्चों को जो फ्रीलांसर्स बनाएंगे उसमें एडवांस आईटी टेक के ज़रिए सारी वो ट्रेनिंग्स करवाएंगे जो दुनिया के एम्प्लॉयर्स को चाहिए, अमेज़न को चाहिए। जो आप ये देखिए सर, वैसे ही मैं आपकी साथ साथ वेबसाइट भी देख रही हूँ, PSDF पहचान CM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ट्रांसजेंडर्स। जी, मतलब आप ये मत सोचिए कि क्योंकि मैम खुद एक फीमेल है तो बच्चियों पे ज़्यादा फोकस हो रही है। अब लड़के आप जिस भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस भी सोसाइटी के हिस्सा हैं, चाहे मार्जिनलाइज्ड है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, किसी चीज़ से, कोई रंग नस्ल, किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं किया जाएगा। और अगर आप एक वेल्दी फैमिली बैकग्राउंड से भी है लेकिन आप स्किल सीखना चाहते हैं तो तब भी आप आ सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच सर। बातें बहुत ज़्यादा थी और इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ देंगे और स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे आज प्रवास कार्ड को हमने टच किया, मैं चाहूँगी कि हम आगे जाके जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए काम हो रहा है, जैसे हम काम करें बच्चियों के लिए, फिर वो बच्चियाँ स्पेशली जो घर से नहीं निकल सकती, बिल्कुल ऐसे, फिर वो लड़के जो स्टक हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है घर चलाने की, अब वो बच्चे क्या करें, वो नहीं पढ़ पा रहे, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे पास हर एक सेगमेंट के लिए सोल्यूशन है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए इन बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ
अपने हमारे जो जितने प्रोग्राम हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब के जितने इनिशिएटिव्स हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें। PSTF के ज़रिए, टेफ्टा पंजाब के ज़रिए, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के ज़रिए, आप पंजाब के जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, आपके आसपास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। आप हुनर सीखें, स्किल्स में इन्वेस्ट करें। हम आपके लिए बैरून मुल्क भी जॉब ढूंढेंगे। अगर आप यहाँ रह के काम करना चाहते हैं तो जैसे ही आपके पास हमारा सर्टिफिकेट आ जाएगा, हम आपको 25 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ही लेके दे देंगे, इंटरेस्ट फ्री। और अगर आप यहाँ से हमारी रूरल वेमेन प्रोग्राम में अगर आप कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वी विल लिंक यू विद द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एज वेल विद इंटरेस्ट फ्री। आपके पास स्काई इज़ द लिमिट, जस्ट बिलीव योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं उन्होंने ये हमें कहा है कि रियासत के तमाम वसाइल जो हैं उनका रुख आप बच्चों की बेहतरी के लिए उन्होंने मोड़ दिया है। इस साल को यूथ का साल करार दिया है और स्किल्स डेवलपमेंट जो है ये पंजाब की इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में कलीदी किरदार अदा करेगा। अगर सिर्फ हम 1 लाख बच्चा पर एनम बार भिजवा दें और $800 लें तो वो ये $1 बिलियन रेमिटेंस पर एनम इंक्रीज हो जाती है। तो आई विश यू गुड लक। प्लीज़ यू जस्ट हैव अ न्यू ड्रीम टुडे। जाएं, स्किल्स अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें एंड इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। थैंक यू सर। www.psdf.org.pk. Please go and check out the opportunities. Best of luck. खुदा हाफिज़।